नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिक्की मिन चैनल में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को यूनिट 7 जो कि सेकंड ब्लॉक का पार्ट है उसको मैं कवर करवाने वाला हूं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया। बहुत ही वाइडेंट क्वेश्चन यहाँ से रिलेवेंट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करें। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और मैंने जो कल वाला वीडियो बनाया था जिसमें लास्ट ईयर के 4-5 जो साल के पेपर मैंने डिस्कस कराए थे, उसको अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वाले वीडियोस भी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो मेजर टॉपिक है मैं उसी पे फोकस कराऊंगा, बाकी इसमें कुछ खास जो चीज़ें हैं उन्हीं पे, क्योंकि इनमें भी आपको चोज़न करके पढ़ना है पूरा। वैसे तो मैं कहूँगा आप पूरा पढ़ ले, बट मैं आपको कुछ खास टॉपिक बताऊंगा जिसको आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें खास। तो देखिए, पहले तो आपका मल्टीमीडिया की ही बात करें तो मल्टीमीडिया होता क्या है, इसी पे क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट नोट में बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो मल्टीमीडिया होता क्या है, तो इसकी बात करूं तो एक ये सिस्टम है जो कि कंबाइन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब चीज़ों को, मीडिया को, और उसी को बोलते हैं मल्टीमीडिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट, वेब पेज, हाइपरलिंक, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक इमेजेस जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मल्टीमीडिया के पार्ट में आते हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। मल्टी मीन्स बहुत सारी चीज़ें, मीडिया मतलब जिसके द्वारा आप चीज़ों को देख, सुन और समझ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो ये आपका हो गया मल्टीमीडिया। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेम वही कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही आप इसके माध्यम से चीज़ों को काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं ग्राफिक के थ्रू। इसके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये बहुत ही मतलब चीफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। क्योंकि आप प्रिंट मीडिया की अगर जहाँ हम प्रिंट और मल्टीमीडिया कंपैरिजन भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि उसमें काफ़ी आपको एक्सपेंसिव एंड हैवी टू कैरी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वही मल्टीमीडिया की बात करें तो आपको क्या होगा कि आपको समझने में चीज़ों को आसानी हो जाएंगी और इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी की इसमें पूरे में बात की गई है। तो ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप जो डेटा होता है उसको स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है तो उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आप अपने घर पे। तो ये सारा मल्टीमीडिया का वेरियस एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया में भी आपको जैसे आपको एंटरटेन करता है, आपको एजुकेट करता है, आपको यहाँ पे मेडिसिन के मतलब हर तरीके से आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है मल्टीमीडिया के। तो ये सारा मल्टीमीडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टाइप में बताऊँ तो टाइप में मैंने अभी जो बताया था आपको, जिसमें टेक्स्ट आ जाता है, नंबर आ जाता है, हाइपर टेक्स्ट आ जाता है, ऑडियो इमेजेस आ जाते हैं जिसमें ग्राफिक वगैरह यूज हुआ जाता है। फिर वेक्टर ग्राफिक आ गया, आपका एनिमेशन आ गया, वीडियो आ गया, सब क्या है, ये सब टाइप है मल्टीमीडिया के। फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें होने के बाद इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। ये आया भी है और इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कंपोनेंट में क्या है, जैसे कैप्चर डिवाइस है, जैसे वीडियो कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो माइक्रोफोन, ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट है। फिर उसके स्टोरेज डिवाइस हो गया आपका, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि आपको एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि आपको मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन आपको प्रोवाइड करता है, वीडियो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर डिस्प्ले डिवाइस होता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपका कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लें। फिर उसके बाद है की इशू फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम। अब जैसे हर चीज़ का प्रॉज होता है तो उसको कॉन्स भी होता है, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों साइड हमें देखना होता है। तो की इशू इसका आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे की इशू की बात करें, जैसे हाउ इट रिप्रेजेंट एंड स्टोर टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन। जो टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन होता है उसको कैसे मतलब स्टोर और उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ये भी एक तरीके से की इशू इसमें देखा जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली मेंटेन द टेम्पोरल रिलेशनशिप ऑन प्लेबैक रिट्रीवल। तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें आ जाता है। डिजिटल एनालॉग का भी थोड़ा इशू होता है इसके अंदर। और फिर लास्ट डेटा रिक्वायरमेंट की भी यहाँ पे थोड़ी इशू होती है। अब यहाँ पे डिज़ायरेबल फीचर्स की बात करूँ फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम की, तो यहाँ पे वेरी हाई प्रोसेसिंग पावर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या यूजेज जो होते हैं, ये सारी इसमें इसके फीचर ही है। तो जैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से होता है, एफिशिएंसी एंड हाई मतलब बहुत ही स्पीड में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। तो
और आप चीज़ों को ग्राफिक माध्यम से देख सकते हैं, चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, चीफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और बाकी अपनी तरफ से आप देख करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। स्टोरेज एंड मेमोरी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, नेटवर्क सपोर्ट होता है, सॉफ्टवेयर टूल इसके अंदर होते हैं। तो ये सब क्या है, इसके फीचर्स हैं। फिर प्रिंट मीडिया वर्सेस मल्टीमीडिया। अब मैंने ये वाला बोला था कि जब हम मल्टीमीडिया, प्रिंट एंड मल्टीमीडिया का डिवीज़न करेंगे तो इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहले तो मोड ऑफ डिस्प्ले की बात करें तो क्या है, एक तो है जो कि आपको डिस्प्ले में एक आप पेपर पे देखते हैं, प्रिंट मीडिया आप पेपर पे होता है, और जो मल्टीमीडिया है वो आपके स्क्रीन पे होता है। तो ये मोड ऑफ डिस्प्ले ऐसे होता है। फिर उसके बाद इंटरेक्टिव नेचर की बात करें तो प्रिंट मीडिया में इंटरेक्शन बहुत ही कम होती है, कम क्या होती ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी ने न्यूज़पेपर छाप के आपको भेज दिया, मैगजीन भेज दिया, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, वो सामने तो बैठा नहीं है, उसने तो बस लिख दिया है। बट मल्टीमीडिया में क्या होता है कि ऑन द मतलब जैसे वो सामने वाला आपको कोई मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ, तो आप उधर से क्या कर सकते हैं, आप उधर से रिप्लाई कर सकते हैं कि सर हम ये बता दीजिए, हमें ये समझ में नहीं आया। तो क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर मैं आपके कमेंट रीड करके फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाता हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है। डायनेमिक नेचर की बात करें तो जैसे कि दोनों ही चेंजिंग हैं, बट प्रिंट मीडिया का काफ़ी एक ट्रेडिशनल रोल रहा है। प्रिंट मीडिया पेपर पे ही छपता आ रहा है, वही पेन, वही स्याही, वही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। पर क्या है कि मल्टीमीडिया में क्या करें तो इसमें तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती है, तो इसका मोड ऑफ इसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि दोनों के पास काफ़ी सारे डेटा होते हैं, बट क्योंकि स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोर करने के लिए डेटा का क्या है कि मल्टीमीडिया में आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, आप उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ईजिली। बट इसमें क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि हैंड रिटन है, प्रिंटेड है, आप कब तक स्टोर करिएगा, वो डीके हो सकता है टाइम एंड जैसे आपको टाइम के अनुसार, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत है। फिर ईज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आपने जैसे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप उसको सर्च करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके पास जाती रहेंगी। बट यहाँ पे क्या है कि ईज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन का जो बात करें तो इसमें काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक प्रिंट कर दिया, अब उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा जाके पर्सनली, तभी हो पाएगा ना, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मैंने बुक भी प्रिंट किया है। तो इसमें आजकल जो प्रिंट मीडिया है वो बुक जो मल्टीमीडिया का भी सहारा ले रहा है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अथॉरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सवाल एक पढ़ लीजिएगा। फिर मेजर एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया यूज़ तो बहुत सारे जगह पे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आपको यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सबसे बड़ा यूज़ यहाँ पे है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं ये सारा मल्टीमीडिया के थ्रू ही हो रहा है। फिर यहाँ पे एंटरटेनमेंट में भी ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फिर इंफॉर्मेशन क्योसेस में भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। वर्चुअल रियलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारा आपका यूज़ है, आप इसको चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये भी आ सकता है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो ये एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से क्या क्या हुआ, चीज़ें बदलती गई, जो स्टोरेज डिवाइस थे उसके शेप एंड साइज़ बदलते गए, कंप्यूटर के शेप एंड साइज़ बदलते गए, हर चीज़ का मतलब मल्टीमीडिया का बदलता गया। तो ये वही है, इसको एक बार करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे इसमें जैसे नोट में आ सकता है कि फायरवायर क्या होता है, ऐसे करके इसमें नोट में आ सकता है, तो इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर मल्टीमीडिया डिज़ाइन की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या है, तो ये सारा जो मैंने अभी बताया आपको उसको तो करना ही है। फिर सॉफ्टवेयर इन मल्टीमीडिया सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर में बस एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें है। प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, जैसे सॉफ्टवेयर आप क्या है कि मतलब चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्राफिक मोड के माध्यम से, जैसे कि आप पीपीटी बनाते हैं उसके थ्रू आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बॉस को, जहाँ पे भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी आसान हो जाता है इसके माध्यम से। दूसरा इसमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी काफ़ी यूज़ में आता है आपका। ऑथराइजिंग सॉफ्टवेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र एंड एडिटर सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके जो मल्टीमीडिया का जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी एडवांस कर देते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि
जो एडिटिंग के लिए एक ही मतलब कुछ स्पेसिफिक फीचर आते थे, बट अब क्या है कि आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर ले तो उसमें हज़ारों मतलब फीचर ऐड हो गए हैं, जिससे क्या है आप अपनी चीज़ों को बहुत ही मतलब ग्राफिक के थ्रू समझा सकते हैं। आप मिनटों में बहुत सारी चीज़ें आप ग्राफिक के थ्रू समझा सकते हैं, और जिसको आप मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, सारे सॉफ्टवेयर के कारण ही हुए हैं। तो ये सब मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर हैं, आप इसको चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्शन इन मल्टीमीडिया सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन कलेक्शन कैसे होता है मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करें तो डिस्टिंक्शन ऑफ एनालिसिस डेटा, ये सब ये आने के चांस नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ पे है स्टोर बोर्ड फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम। स्टोर बोर्ड फॉर मल्टीमीडिया, यहाँ पे देखिए लीनियर सीक्वेंशियल मूवमेंट है थ्रू प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, ये सारे क्या है लीनियर स्टोरी बोर्ड। दूसरा इसमें है हायरार्किकल स्टोरी बोर्ड्स। आप इस तरीके से चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन को के बारे में बताया गया। आगे देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग इन मल्टीमीडिया सिस्टम। प्रोसेसिंग इन मल्टीमीडिया सिस्टम में आपको इमेज प्रोसेसिंग हो गया, जैसे मैपिंग, वार्पिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। एनिमेशन प्रोसेसिंग, सेल बोर्ड एनिमेशन, पाथ बेस्ड एनिमेशन, सेल बेस्ड एनिमेशन, ऐसे करके एनिमेशन प्रोसेसिंग ऐसे होता है। तो ये सारे एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये आ सकता है इसमें, जैसे इमेज प्रोसेसिंग को बताना है तो इसमें शॉर्ट नोट में आ सकता है व्हाट इज़ इमेज प्रोसेसिंग, या राइट शॉर्ट नोट ऑन इमेज प्रोसेसिंग, या एनिमेशन प्रोसेसिंग। तो आपको ऐसे करके आप उसमें लिख सकते हैं, तो इसको शॉर्ट नोट के लिए तैयार कर सकते हैं आप चाहें तो। फिर यहाँ पे है, ये अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये बस फाइल के बारे में बताया गया है, जैसे जेपीजी, पीएनजी, ये सारे जो चीज़ें होती हैं उनमें ये जो इमेज आपको देखने को मिलता है, तो इसके बारे में बताया गया है। वीडियो को जैसे कि AVI, ऐसे क्वालिटी के मतलब अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया गया है, तो इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेक्स्ट को अगर बात करें तो जैसे डॉक में आप खोल सकते हैं, PDF में खोल सकते हैं, HTML में खोल सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ गए हैं। तो ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे MP3, MP4 तो वीडियो हो गया, फिर ऑडियो, वैप, मिडी हो गया यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार को। और इसमें क्या है खास देखते हैं यहाँ पे, इश्यूज़ रिलेटेड टू मल्टीमीडिया सिस्टम। हाँ, इश्यूज़ भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इश्यूज़ क्या है कि कॉपीराइट का एक इशू होता है, क्योंकि बहुत सारे बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन एकदम से मतलब चीज़ों को फेंक दिया जाता है चीज़ों में, तो कॉपीराइट का इशू बहुत आ जाता है, क्योंकि सेम चीज़ें कोई व्यक्ति उस चीज़ को मतलब कॉपी करके उसमें थोड़े चेंजेस करके यहाँ पे वो बना सकता है, तो कॉपीराइट का इशू आ गया। मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत किया, कोई चीज़ें डेवलप कर दी, कोई अच्छा सा मतलब चीज़ें डेवलप कर लिया, और उसी को सामने वाला व्यक्ति ने कुछ थोड़ा अलग करके उसमें एडिटिंग करके वो अलग बना दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ गया। तो यहाँ पे ये है। फिर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट में क्या होता है कि जैसे जो इंटरनेट तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया, बट क्या है कि आप उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से इशू है। फिर यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी की बात हो गई कि मतलब आपका जो डेटा है उसको किस तरीके से, मतलब जैसे मान लीजिए अभी व्हाट्सअप का चल रहा है इशू कि व्हाट्सअप आपकी प्राइवेसी में काफ़ी मतलब इंटरफेयर कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, आपका डेटा का भी इशू हो। तो डेटा प्रोटेक्शन की सेफ्टी भी वहाँ पे नहीं होती है। प्राइवेसी इशू तो आपको मैंने बता ही दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ सकते हैं। कॉपीराइट एंड मल्टीमीडिया सिस्टम यहाँ पे आ सकता है, तो एक बार आपको इनको पढ़ लीजिए। और इसमें क्या है, इसमें इसको रहने दीजिए आप। यहाँ पे बस इतना ही था यहाँ पे। और बाकी मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप सीरियस होके प्लीज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत टाइम कम बचा हुआ है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएंगे आप। तो इसीलिए बता रहे हैं, हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट वाले वीडियो में, एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्वेश्चन मतलब किस तरीके से लिखा जाए, जैसे कि 250 वर्ड का है तो कितने पेजेस में लिखा जाए। तो जैसे कि 4 पेजेस में तो आप मिनिमम लिख ही दें, उससे अगर आप ज़्यादा जाना चाहते हैं आप जाएँ, बट 4 पेज तो होना ही चाहिए। और वो भी आपके हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप छोटा छोटा लिखते हैं
तो वो फिर तो 3 पेज में भी हो सकता है। पर अगर बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 4 पेज चला जाएगा। अगर वो आप उसमें ग्राफिक क्या बोलते हैं वो इमेज बना रहे हैं, अगर कोई आप एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं तो फिर वो लंबा जा सकता है। बट आपको वर्ड लिमिट पे भी ध्यान देना है और प्लस आपको टाइम पे भी ध्यान देना है। पर इसमें आपको 150 ऐसे करके दिया है, तो आपको यहाँ पे टाइम तो बहुत कम है, तो आपको 1.5 घंटे में ही आपको पूरा पेपर रैप अप करना है। तो इसीलिए आपको जैसे शॉर्ट नोट अगर आ गया तो आपको 1 से 1.5 पेज में जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। 1 से 1.5 पेज लिखने में मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपका 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो अगर मतलब आप पहले से प्रिपेयर हैं तो, नहीं तो अगर आप सोच सोच के लिखेंगे तो फिर तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से आपको टाइम को मैनेज करना है, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाए और फिर लास्ट में आपको देखने के लिए भी टाइम मिले कि हाँ आपने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, कुछ ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बस यही था आपके लिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो इसी तरीके और कोई प्रश्न मन में आ रहे हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हम आपके हर पॉसिबल मतलब हेल्प करना चाहते हैं। एक बच्ची गोवा की है जिन्होंने मैसेज किया है कि हमें CLIS का कराएं। तो देखिए बच्चे, हम ट्राई कर रहे हैं कि CLIS का MLIS सब सारा कोर्स करवाएं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ वी आर नॉट एबल टू डू दैट। बट डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि हम CLIS का भी कोर्स लेके आएँ, और प्लस MLIS के तो हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर जो लास्ट 2020 के हुए थे उसको मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने MLIS के स्टूडेंट हैं तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।